नमस्कार, फाइनल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप 100 खबरों पर। आर्ट ऑफ लिविंग के विश्व सांस्कृतिक महोत्सव के आखिरी दिन कई नामी गिरामी हस्तियों ने शिरकत की। कार्यक्रम में एक मंच पर विरोधी नेता भी साथ दिखाई दिए। मंच पर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के नेता साथ दिखे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी आखिरी दिन कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि श्री श्री रविशंकर ने वसुधैव कुटुंबकम को सच साबित किया है और पूरी दुनिया को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी कार्यक्रम के आखिरी दिन विश्व सांस्कृतिक महोत्सव में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रोग्राम में बुलाने के लिए श्री श्री रविशंकर का शुक्रिया अदा किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू, रविशंकर प्रसाद और सुरेश प्रभु ने भी शिरकत की। इन सभी ने विश्व सांस्कृतिक समारोह के आयोजन के लिए श्री श्री रविशंकर की तारीफ की। आखिरी दिन इन सभी के साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी विश्व सांस्कृतिक महोत्सव में शिरकत की। उन्होंने कहा कि यहां एक साथ 4000 लोग परफॉर्म कर रहे थे, जो हैरान करने वाला था। वहीं कार्यक्रम के आयोजक श्री श्री रविशंकर ने भी लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये मंच चमत्कार है, यहाँ जहां अलग अलग विचार के लोग साथ बैठे हैं। बीजेपी अब कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के उस विवादित बयान को संसद में जोर शोर से उठाने की तैयारी कर रही है, जिसमें उन्होंने आरएसएस की तुलना आईएसआईएस से की थी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मामले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है कि इस बयान से साफ है कि कांग्रेस आतंकी संगठन आईएसआईएस के साथ है। नकवी ने कहा कि कांग्रेस का आतंकियों को समर्थन करना हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि पहले भी लादेन की मौत पर कांग्रेस उदास हो गई थी। अफजल गुरु को कांग्रेस ने सम्मान दिया था और इशरत जहां की वकालत की थी। नकवी ने आरोप लगाया कि आरएसएस को निशाना बनाने के बहाने गुलाम नबी आजाद ने आईएसआईएस का समर्थन किया है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जब भी कांग्रेस कमजोर होने लगती है तो उसे आरएसएस फोबिया हो जाता है। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने गुलाम नबी आजाद के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने आरएसएस और आईएसआईएस को एक ही सिक्के के दो पहलू बता डाला। हालांकि कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने मामले में थोड़ा संभल कर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आरएसएस देश के लिए बड़ी परेशानी है, जबकि आईएसआईएस पूरी दुनिया के लिए खतरा है। आरएसएस ने अपने ड्रेस कोड में बदलाव किया है, जिसके बाद से अब संघ कार्यकर्ता खाकी रंग की हाफ पैंट के बजाय भूरे रंग की फुल पैंट में नजर आएंगे। खाकी रंग की हाफ पैंट कई दशकों से आरएसएस की पहचान थी और इसे बदलने के लिए पिछले कई साल से संघ में मंथन चल रहा था। आरएसएस के कार्यवाहक भैयाजी जोशी ने यूनिफॉर्म में बदलाव की जानकारी दी और कहा कि समाज की जरूरत को देखते हुए यह फैसला किया गया है। खाकी के बजाय भूरे रंग के चुनाव पर भैयाजी जोशी ने कहा कि आरएसएस कोई भी रंग चुनती तो उस पर सवाल उठते, ऐसे में रंग पर बिना किसी खास विचार के ही ये बदलाव किया गया। वहीं फुल पैंट के इस्तेमाल पर भैयाजी जोशी ने कहा कि सामान्य जिंदगी में लोग फुल पैंट पहनते हैं और इसी वजह से आरएसएस ने भी इसे मंजूर किया। इस दौरान भैयाजी जोशी ने संघ का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया। उन्होंने कहा कि आरएसएस सबसे अच्छी हालत में है और आरएसएस की शाखाओं में तेजी से इजाफा हुआ है। भैयाजी जोशी ने बताया कि पिछले एक साल में 1,35,000 से ज्यादा युवाओं ने संघ की ट्रेनिंग ली है। इसके अलावा 5,000 से ज्यादा शाखाएं बढ़ी हैं। वहीं गुलाम नबी आजाद के आईएसआईएस से आरएसएस की तुलना वाले बयान पर उन्होंने कहा कि इससे उन्हें दुख पहुंचा है। उन्होंने कहा कि चाहे ये बात राजनीतिक फायदे के लिए कही गई हो या फिर ज्ञान की कमी की वजह से, लेकिन इससे उनकी समझ का पता चलता है। आरक्षण के मुद्दे पर भैयाजी जोशी ने कहा कि दलितों और गरीबों को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन अगर संपन्न वर्ग से लोग आरक्षण की मांग करते हैं तो ये सही संकेत नहीं है। वहीं भैयाजी जोशी ने मंदिर में महिलाओं की एंट्री की वकालत की है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस परेशानी का हल आंदोलन से नहीं बल्कि बातचीत से निकाला जाना चाहिए। 9,000 करोड़ रुपए लोन के मामले में डिफॉल्टर घोषित विजय माल्या ने ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन को ईमेल इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा है कि वो भारत जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि ये सही वक्त नहीं है। रविवार को द गार्डियन में छपे इंटरव्यू में माल्या ने कहा कि वो दिल से इंडियन हैं और भारत लौटना चाहते हैं, लेकिन उन्हें शक है कि उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया जाएगा। वहीं गायब होने की बात पर माल्या ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि जिस जगह वो हैं उनकी जानकारी देना होशियारी होगी। उन्होंने कहा कि वो कोई खूंखार अपराधी नहीं है कि अथॉरिटीज को उनकी तलाश करने की जरूरत हो।
माल्या ने कहा कि लोन न चुका पाना कारोबारी मामला है और बैंक भी लोन देने वक्त इस जोखिम से वाकिफ रहते हैं। माल्या ने कहा कि उनका इरादा नेक है, लेकिन वो डरते हैं कि उनके बयान को तोड़ मोड़ कर पेश किया जा सकता है। देश विरोध कर छोड़कर चले गए विजय माल्या ने के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। हैदराबाद कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में पेश न होने पर यह गैर जमानती वारंट जारी किया है। हैदराबाद कोर्ट ने लोन से जुड़े एक धोखाधड़ी के मामले में यह वारंट जारी किया है, जिसमें कोर्ट ने माल्या को कोर्ट में पेश होने को कहा था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। वहीं माल्या ने फिर से ट्वीट कर मीडिया पर निशाना साधा। माल्या ने लिखा है कि मीडिया उनका शिकार करने में लगा है, लेकिन उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा है। ट्वीट में माल्या ने यह भी लिखा है कि वो मीडिया से बात नहीं करेंगे, ऐसे में मीडिया वाले उन्हें फिजूल में ही खोजने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में चीनी सैनिक देखे गए हैं। ये सैनिक कंट्रोल लाइन के पास मौजूद पाकिस्तानी चौकियों में देखे गए हैं। पाक चौकियों पर चीनी सैनिकों को देखने के बाद सुरक्षा बल सजग हो गए हैं। सूत्रों की माने तो नौगाम सेक्टर के सामने मौजूद पाकिस्तानी चौकियों पर चीन की आर्मी पीएलए के बड़े अधिकारी देखे गए हैं। पाकिस्तानी सेना के अफसरों और चीनी सेना के बीच हुई बातचीत रिकॉर्ड हुई है, जिससे पता चलता है कि चीनी सैनिक इन इलाकों में कुछ बनाने के लिए आए हैं। सेना ने मामले पर अधिकारियों के रूप में चुप्पी साध रखी है, लेकिन सूत्र लगातार पाकिस्तान चौकियों पर चीन के सैनिकों की मौजूदगी की खबर दे रहे हैं। पिछले साल के आखिरी में पीएलए के सैनिकों को पहली बार पीओके में देखा गया था और इसके बाद से तंगधार सेक्टर के सामने भी उनकी मौजूदगी देखी गई है। हालांकि इस इलाके में चीन का गोझावा ग्रुप 970 मेगावाट की पनबिजली परियोजना पर काम कर रहा है। इसके लिए झेलम और नीलम नदी पर काम चल रहा है। दरअसल बांदीपुरा में भारत भी किशन गंगा विद्युत परियोजना पर काम कर रहा है और इसी के जवाब में चीन इस परियोजना पर काम कर रहा है। पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों की बात से ये भी पता चला है कि चीनी सेना पीओके की लिपा घाटी में कुछ सुरंगें खोदने का काम करेगी, जिससे यहां पर हर मौसम में चालू रहने वाली सड़क बनाई जा सके। वहीं कुछ जानकारों को ये भी मानना है कि पीएलए के अधिकारी चीन पाकिस्तान फाइनेंशियल कॉरिडोर के लिए ये दौरा कर रहे हैं। इसके लिए चीन $40 अरब का निवेश कर रहा है। इसके तहत कराची के ग्वादर सीपोर्ट को काराकोरम हाईवे के जरिए चीन के सिंजियांग प्रांत से जोड़ा जाएगा। काराकोरम हाईवे चीन के कब्जे वाले इलाके में आता है। भारत ने पिछले साल गिलगिट और बाल्टिस्तान में चीनी सैनिकों की मौजूदगी को गलत बताया था और इसका विरोध किया था। ये दोनों इलाके पीओके में आते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 150 साल पूरे होने के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, सीजेआई टीएस ठाकुर, राज्यपाल राम नाईक और सीएम अखिलेश यादव ने शिरकत की। इस कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया। राष्ट्रपति ने इस दौरान कहा कि कोर्ट इंसाफ का मंदिर होता है, ऐसे में ये समाज के लिए बेहद जरूरी है। वहीं यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में दूर दूर से लोग इंसाफ के लिए आते हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कई ऐतिहासिक फैसले दिए हैं। वहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस टीएस ठाकुर ने भी इस दौरान लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के 150 साल पूरा होना गर्व की बात है। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का चुनावी कैंपेन जारी है, जिसके तहत उन्होंने कोलकाता में पदयात्रा की और लोगों से टीएमसी के पक्ष में वोट देने की अपील की। गुवाहाटी में 7वें प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां राजस्थान के लोगों ने उनके सांस्कृतिक के रंग देखने को मिले। ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने भी सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने सम्मेलन में मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि ईटीवी राजस्थान के लोगों की आवाज उठाते रहेगा। साथ ही उन्होंने सभी को होली की शुभकामनाएं भी दी। ओडिशा के रौकेला में गिरफ्तार किए गए सिमी आतंकियों को खांडवा स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। आतंकी को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया था। कुल्लू में ऑपरेशन तलाश की मुहिम रंग लाई है। चंद्रखड़ी में फंसे 8 छात्र सुरक्षित हैं, जिनमें से 6 को बचाव दल वापस ले आया है। इन सभी को कुल्लू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वहीं मौसम खराब होने की वजह से बाकी के 2 छात्रों को वापस नहीं लाया जा सका है। मौसम ठीक होते ही उन्हें भी वापस लाया जाएगा। ये सभी छात्र ट्रेनिंग के लिए गए थे और फंस गए थे। गोपालगंज में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने महासेतु का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र की मदद से बिहार में तेजी से विकास होगा।
बिहार के बेगूसराय में बड़ा हादसा हुआ। यहां नाव पलटने की वजह से 5 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है, जबकि 3 बच्चे अभी भी लापता हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बयान दिया है कि उन्होंने कहा है कि अप्रैल के आखिरी तक पटना हाई कोर्ट में वाईफाई की सुविधा शुरू हो जाएगी। और फिलहाल यहां लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर की तरफ। भारत के भगोड़े बिजनेसमैन ने लंदन से वतन वापसी की इच्छा जताई है, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया है कि फिलहाल वक्त साजगार नहीं है। जाहिर है जुबान से वो जो भी कह रहे हैं, लेकिन उन्हें कानून का सामना करने में डर लगने लगा है। भारत लौटना चाहता हूं, लेकिन ये मौका माकूल नहीं। संडे गार्जियन के इंटरव्यू में बोला मलाईदार माल्या। कानून से डर गया भारत का भगोड़ा। पहले ईडी का समन और अब कोर्ट का वारंट। वो 17 बैंकों को चूना लगाकर चंपत हुआ है। वो 9,000 करोड़ की रकम डकार चुका है। सेबी उसे डिफॉल्टर घोषित कर चुका है। ईडी ने 18 मार्च को हाजिर होने को कहा और अब कोर्ट ने भी जारी कर दिया है गैर जमानती वारंट। इतनी छीछा लेदर और किरकिरी के बावजूद उसकी बेशर्म बयानबाजी का सिलसिला जारी है। उसे भगोड़ा कहलाना पसंद नहीं है, डिफॉल्टर सुनना अच्छा नहीं लगता और मीडिया के सवालों से चिढ़ है। इतनी चिढ़ कि वो मीडिया को धमकाने से भी गुरेज नहीं करता। लेकिन भारत को लूटकर लंदन भागने वाले विजय माल्या को क्या पूरी मीडिया से चिढ़ है या महज भारतीय मीडिया से? इस सवाल का जवाब उसने खुद ही दे डाला। भारतीय मीडिया के खिलाफ अनाप शनाप बकने वाले माल्या ने ब्रिटिश अखबार संडे गार्जियन को एक ईमेल इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में उसने कहा कि वो भारत लौटना चाहता है, लेकिन फिलहाल नहीं। मैं दिल से भारतीय हूं और लौटना चाहता हूं, लेकिन मुझे शक है कि वहां मुझे अपना पक्ष रखने के लिए उचित मौका दिया जाएगा। मुझे पहले ही बतौर अपराधी पेश किया जा चुका है। मुझे नहीं लगता कि लौटने के लिए सही वक्त होगा। इंटरव्यू में माल्या ने कहा कि लोन नहीं चुका पाना एक कारोबारी का मामला है और मीडिया उसे विलन ना बनाए। लोन नहीं चुका पाना व्यवसायिक मामला है। जब बैंक लोन देते हैं तो वो इससे जुड़े जोखिम से वाकिफ होते हैं। हमारा कारोबार बढ़ रहा था, फिर अचानक गिरावट आ गई। मुझे विलेन मत बनाइए, मेरे इरादे बिल्कुल अच्छे हैं। माल्या ने यहाँ तक कहा कि वो भागा नहीं है, बल्कि एक दोस्त के साथ निजी दौरे पर ब्रिटेन आया है। लेकिन जैसे ही उससे लोकेशन पूछा गया, वो बताने से कन्नी काट गया। मैं दिल्ली से अपने एक दोस्त के साथ निजी दौरे पर निकला था, किसी कारोबारी काम से नहीं। पिछले साल मेरे खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया, फिर भी मैं नहीं भागा। मुझे नहीं लगता कि अपने रहने की जगह के बारे में बताना होशियारी होगी। माल्या के इंटरव्यू से साफ है कि वो बात चाहे जितना बना ले, लेकिन वो फिलहाल भारत नहीं लौटेगा। भगौड़े को कानून का सामना करने में डर लगता है। उसे मालूम है अपनी करतूतें और हाजिर होने का हश्र भी। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। जमीयत के मंच से आरएसएस और IS की तुलना वाले गुलाम नबी आज़ाद के बयान पर सियासी रार मच गई है। विपक्ष आज़ाद के बयान से सुरताल मिला रहा है, तो बीजेपी और आरएसएस ने हल्ला बोल का ऐलान कर दिया है। तो हम ऐसे ISIS वाली जैसी संगठनें हैं, उनका भी उतना ही विरोध करते हैं जितना हम RSS का करते हैं। लिहाजा ये मजहब की लड़ाई नहीं है। हमारे बीच में भी इस्लाम में दुनिया में कोई गलत काम करता है तो वो RSS से कम नहीं। जो इंसान को इंसान से दूर करने की कोशिश करते हैं, वो नफरत की कोशिश करते हैं, मुल्क के लिए कैंसर का काम करते हैं। जमीयत के मंच से गुलाम नबी की ये आजाद ख्याली अब कांग्रेस पर भारी पड़ती दिख रही है। बीजेपी की मातृ संस्था RSS की IS से तुलना ने सत्ता पक्ष को बौखला दिया है। संघ और बीजेपी ने आजाद की आड़ में कांग्रेस पर खुला वार कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की माने तो कांग्रेस RSS फोबिया की शिकार हो गई है। वहीं सुब्रमण्यम स्वामी ने तो आजाद को पागल खाने जाने की सलाह दे डाली।
सूत्रों की माने तो बीजेपी ने संसद में भी इस मुद्दे पर संग्राम का मूड बना लिया है। आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है और कोई आतंकवादी संगठन नहीं है, परंतु कांग्रेस के नेताओं को जब भी अपने पैरों नीचे जमीन खिसकती नजर आती है, उन्हें आरएसएस का खौफ सताने लगता है। उन्होंने जो है आरएसएस का विरोध नहीं किया है, बल्कि आरएसएस के विरोध के नाम पर आईएसआईएस का समर्थन किया है। आई थिंक उसको फिर आगरा के मेंटल हॉस्पिटल में जाना चाहिए। आई मीन आईएसआईएस क्या कर रही है वहाँ? उनके जानकारी का स्तर देखकर ही हमको बड़ी पीड़ा होती है कि इतना शीर्षस्थ व्यक्ति कोई और ऐसी बातें कहे। एक तरफ जहां आजाद और कांग्रेस पर बीजेपी और संघ हमलावर है, वहीं आजाद के समर्थन में भी विपक्षी नेताओं की गोलबंदी शुरू हो गई है। कहने का लहजा भले ही जुदा जुदा हो, लेकिन ये लोग भी आरएसएस और आईएस में फर्क नहीं मानते। चाहे आरएसएस हो, चाहे आईएसआईएस हो, चाहे कोई भी ऐसी संगठन हो जो धर्म से शुरू होती है और धर्म के रूप में मानवता को, मानवों को और इंसानियत को बांटती है, वो सब एक जैसे हैं। गांधी जी की हत्या के बाद बैन किया था आरएसएस को, तो आरएसएस का हिंसा से संबंध। आईएसआईएस बंदूक और तोप के जरिए राज्य को नष्ट करना चाहता है। संघ विचार के जरिए देश में कई तरह के संकट पैदा करता है। दोनों में कहीं न कहीं उस तरह के संकेत उभर करके आते हैं। हमारी तो अपेक्षा होगी कि चाहे आईएसआईएस हो या आरएसएस हो, इस बैगेज को छोड़े। नफरत की सियासत के आरोप आरएसएस पर नया नहीं है, लेकिन गुलाम नबी की आजाद ख्याली में सुरताल दे रही विपक्षी नेता भी वोट की खातिर अतिरेक में बह गए लगते हैं। इस मुद्दे पर तो वे भी मुतफिक है कि आरएसएस एक आतंकी संगठन कतई नहीं है। जाहिर है ये नेताओं की जहर बयानी सिर्फ और सिर्फ बुनियादी मसलों से ध्यान भटकाने की कवायद है, ताकि भूख, गरीबी और बेरोजगारी के सुलगते सवाल दफना दिए जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आरएसएस की ड्रेस में बदलाव हो ही गया और राजस्थान के नागौर में अखिल भारतीय संघ प्रतिनिधि सभा ने इस पर मुहर भी लगा दी। संघ ने बदला अपना चोला, खाकी हाफ पैंट को कहा बाय बाय। नागौर में लगी फैसले पर मुहर। 90 साल बाद ड्रेस में बदलाव। आखिरकार संघ के नए ड्रेस कोड पर सस्पेंस खत्म हो गया। 90 साल बाद आरएसएस के गणवेश में ऐतिहासिक बदलाव हो गया और ये बदलाव राजस्थान के नागौर में चल रहे अखिल भारतीय संघ प्रतिनिधि सभा में हुआ। इसमें खाकी हाफ पैंट को आरएसएस ने अलविदा कह दिया। संघ प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में इस बदलाव पर मुहर लगते ही संघ का ड्रेस कोड खाकी पैंट की जगह फुल पैंट हो गया। खाकी शर्ट, जिसको खाकी हाफ पैंट कह सकते हैं, उसकी जगह पर एक ब्राउन कलर की फुल पैंट को हमने अपने गणवेश का हिस्सा बनाया है। तो एक खाकी नहीं, ब्राउन कलर की है। ब्राउन कलर की है। अब सामान्य जीवन में फुल पैंट चलती है तो हम इसको स्वीकार किया। हम समाज के साथ चलने वाले लोग हैं, हमें कोई संकोच नहीं। जानकारों की माने तो संघ ड्रेस में इस बदलाव से न तो खुद को आधुनिक बनाने की रेस में है, बल्कि ढीले ढाले हाफ पैंट से छुटकारा दिलाकर ज्यादा से ज्यादा युवाओं और अन्य लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहता है। संघ के गणवेश में पहली बार ये बदलाव नहीं हुआ है। सबसे पहला बदलाव साल 1939 में हुआ था, जब शर्ट का रंग बदला गया था। खाकी शर्ट तब सफेद हुई थी। इसके बाद 1973 में पदवेश बदले गए। पहले मिलिट्री शूज थे, फिर सामान्य शूज आए। साल 2010 में चमड़े की बेल्ट की जगह कैनवस बेल्ट को अपनाया गया। हाँ, संघ के बीते 90 साल के इतिहास में अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है काली टोपी। हाफ पैंट के बदलाव के बाद भी काली टोपी संघ की पहचान बनी रहेगी। प्रतिनिधि सभा में समरसत्ता का प्रस्ताव तो पारित हुआ ही, साथ ही प्रांत प्रचारकों के तबादले पर भी मुहर लग गई। आपको बता दें कि हिंदू समाज में किसी तरह के गणवेश की परंपरा नहीं थी, लेकिन डॉक्टर हेडगेवार ने एकता और समानता के लिए संघियों में ड्रेस को लागू किया था। पर संघ साल 2004 से नई पीढ़ी के नेताओं को कमान सौंपने के साथ ही बदलाव की राह पर है और ये सब उसी कड़ी का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।
कुछ और खबरें लेकिन ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर की तरफ। पूर्वोत्तर में कारोबार को नया मुकाम दे चुके प्रवासी राजस्थानी एक मंच पर जुटे। गुवाहाटी में हुए इस महासंगम का सूत्रधार बना ईटीवी राजस्थान। प्रवासी राजस्थानियों को जड़ों से जोड़ने, उनके दुख दर्द और उपलब्धियों को दुनिया के सामने रखने वाला ये सम्मेलन कई महीनों में खास रहा। आप भी देखिए इसकी खास झलकियां। मां कामाख्या की धरा पर साकार होती राजस्थानी संस्कृति। सुंदरता के शहर में दिखी मरुधरा की मिठास। गुवाहाटी में ईटीवी राजस्थान का ये 7वां प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और सार्थक चर्चा के चलते बेहद खास रहा। सम्मेलन में ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने सभी प्रवासी राजस्थानियों से जड़ों से जुड़ाव रखने का आह्वान किया। ईटीवी पिछले 1 वर्ष से देश के कई बड़े शहरों में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इसका एक ही उद्देश्य है कि आप लोग जो राजस्थान के बाहर रह रहे हैं उन्हें फिर से राजस्थान से जोड़ना, आपके सुख दुख में आपके साथ रहना और आपको याद दिलाना कि आप अपने प्रदेश में भी लौट के आएं, वहां भी निवेश करें, उद्योग लगाएं। प्रवासी राजस्थानियों को जड़ों से जोड़ने वाली मुहिम की उद्योग मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने जमकर सराहना की और प्रवासियों को राजस्थान में निवेश के खुलते रास्तों से अवगत भी कराया। आप रजत है, आपकी रूट्स हैं, वो आपकी पहचान है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप लोग पधारो। राजस्थान के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, आपका स्वागत करेंगे। और गुवाहाटी को मैं राजस्थान फाउंडेशन में एक नए चैप्टर में मैं ऐड करने की घोषणा करता हूं। सम्मेलन में केंद्रीय खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी शिरकत की और राजस्थानी लोगों की कारोबारी दक्षता पर अपने विचार रखे। इसलिए राजस्थान समाज के जो महानता है उसको हम लोग अच्छी तरह उपलब्धि करते हैं। तो मुझे लगता है कि आज ये जो ईटीवी की तरफ से नया एक शुरुआत, नया एक कार्यक्रम असम में जो करने जा रहा है, तो मुझे लगता है कि असम के समाज में जो भी समस्या है, जो भी हमारी अमानत है, जो भी हमारा सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा है और हमारे सबसे बड़ा एक माहौल है, जिस माहौल से हम हमेशा एक साथ जीते हैं, तो मुझे लगता है कि टीवी के जरिए अगले दिनों में सिर्फ असम में नहीं, देशवासियों को ये देखने के लिए एक मौका मिलेगा। सम्मेलन में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव महेंद्र सिंह, उद्योगपति और विप्र फाउंडेशन के मुख्य संरक्षक रतन शर्मा, विधायक राजकुमार शर्मा, कांग्रेस नेता बबीता शर्मा, क्रेडाई चेयरमैन अनुराग शर्मा समेत असम और राजस्थान की कई राजनीतिक, प्रशासनिक और उद्योग जगत की हस्तियों ने शिरकत की। हजारों प्रवासी राजस्थानियों की मौजूदगी से गुलजार रहे इस सम्मेलन में ईटीवी कंट्रोल रूम प्रभारी महेश शर्मा, ईटीवी नेटवर्क के सेल्स हेड आशीष दवे, सीनियर प्रोड्यूसर पंकज श्रीवास्तव समेत ईटीवी नेटवर्क के कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। ईटीवी सलाहकार महेंद्र शर्मा ने सम्मेलन में शामिल हुए सभी अतिथियों का आभार जताया। ईटीवी न्यूज, गुवाहाटी। सपनों को पंख देने का सपना था उसका और आज वो हौसले के पंख से आसमान में उड़ान भर रही है। जी हाँ, ये सच्ची कहानी है देश की एक फाइटर प्लेन पायलट की, जिसने अपनी मेहनत से बंद आंखों के सपनों को हकीकत में बदल दिया। बचपन में हवाई जहाज और फाइटर प्लेन के खिलौनों से खेलने की जिद को बड़ी होकर मध्य प्रदेश के रीवा की रहने वाली अवनी एक रोज हकीकत में बदल दी। ये इसके माता पिता तक ने नहीं सोचा था, लेकिन अवनी चतुर्वेदी ने बंद आंखों से देखे सपने साकार कर लिए। आज अवनी देश की पहली महिला फाइटर पायलट बनने जा रही हैं।
यही है हमारी उम्मीद है जो है कि उसने अपनी स्वेच्छा से ही जो है इस टीम को चुना है, तो उसमें ईश्वर उसको सफलता दे और वो अपने मिशन पर जो कामयाब रहे, देश की सेवा में जो है सदैव तत्पर रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। बेटी का कहा एक एक शब्द आज सच हो रहा है। अवनी इस वक्त हैदराबाद एयरफोर्स एकेडमी में ट्रेनिंग ले रही हैं। उनकी ट्रेनिंग को 1 साल बीत चुका है और बस चंद महीनों के बाद ही बाकायदा ट्रेनिंग खत्म कर ये फाइटर प्लेन पायलट बन जाएंगी। एक होनहार बेटी के माता पिता का सर आज गर्व से ऊंचा है। इस माँ की माने तो अवनी बचपन से मेधावी तो थी ही, साथ ही उसके अंदर अपने भाई की तरह देश के लिए कुछ करने का जज्बा भी था, जिसे पूरा करने में उसे अपने भाई के साथ साथ पूरे परिवार का साथ मिला। मान सकते हैं कि उन्होंने प्रेरणा अपने परिवार में सबसे ली और सबसे बड़ी प्रेरणा उसके भाई से उसको मिली। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने अपने दोनों बच्चे इस लायक बनाए कि आप सब लोग कह सके कि वो देश के लिए समर्पित हैं। घर की लाडली की इस बेमिसाल कामयाबी के बाद से ही घर में बधाई देने वालों का तांता लगा है। अवनी की इस बेमिसाल कामयाबी पर पूरा शहर फख्र महसूस कर रहा है। रीवा में यदि शौर्य का प्रतीक सफेद शेर है तो सौंदर्य की बेटी हमारी ये बेटी है अवनी चतुर्वेदी, और इसने विंध्य की माटी का गौरव राष्ट्र में दिया है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के यदि स्थान पे लाई है तो इसके ये हमारे लिए रीवा के लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय है। आज ये माँ बड़े गर्व से कह रही है, मेरी बेटी जहाँ भी रहेगी अच्छा करेगी और मौका पड़ने पर दुश्मनों को धूल चटाकर आएगी। जाहिर है हमारे साथ साथ पूरा देश भी अवनी को यही दुआ देगा और कहेगा आमीन। रीवा से विनय सिंह, ETV न्यूज। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए आज की तिरछी नजर। नमस्कार।